अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने केमिस्ट्री का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने केमिस्ट्री को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया। पहले पहले लेक्चर में साइंस में से केमिस्ट्री ओरिजिनेट की कि साइंस की किस ब्रांच से केमिस्ट्री का ताल्लुक है। तो उसमें पहले पहले हमने पढ़ा था साइंस हैज़ टू मेन ब्रांचेस, वन इज़ नेचुरल एंड अदर वन इज़ फिजिकल साइंस। Physical science, the chemistry is also part of physical science. So पहले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, केमिस्ट्री के कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांचेस हैं, उनमें से पहली ब्रांच हमने चुनी है फिजिकल केमिस्ट्री। नाज़रीन, ये जो फिजिकल नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल नाम से ही पता चल रहा है कि इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the laws and principles governing the combination of atoms is known as physical chemistry. नाजरीन, अब laws और principle से क्या मुराद है? फॉर सपोज, जैसा कि ये रिएक्टेंट है, ए इज रिएक्टेंट, बी इज आल्सो रिएक्टेंट। ये दो रिएक्टेंट जब कंबाइन होंगे, इनकी कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बनेगी, दैट इज सी। ये अब जिस प्रिंसिपल से, जिस लॉ के थ्रू ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन लॉज की जो स्टडी है, उन लॉज और प्रिंसिपल की जो स्टडी है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है। जैसे कि ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, ये कंबाइन हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों मिला के बनाएंगे प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट बनेगी क्या? H2O, मीन वाटर। अब जिस प्रिंसिपल या जिस लॉ की मदद से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए और आगे चल के इन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, जो कि है वाटर। जो प्रिंसिपल, जो लॉज इनको गवर्न कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स और लॉज की स्टडी को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि से नेक्स्ट चैप्टर में इसके लॉज भी डिस्कस किए गए हैं। उनमें से जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये भी उसका लॉ है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी उसका लॉ है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी उसका लॉ है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये इनके सारे लॉज है। और पहला जो लॉ है वो वेल नोन लॉ है उसका, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट मास। और जो दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इट मीन्स जिसमें कार्बन जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो हाइड्रोजन के साथ। इसकी अल्टरनेटिव जो डेफिनेशन है वो ये, इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो एलिमेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग हो, उसके बाद कोई और एटम क्यों ना लगा हुआ हो, इसकी स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मीथेन इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, और ये C6H12O6 ग्लूकोज का एग्जांपल लिखा हुआ है। और इसमें एक और केमिकल मॉलिक्यूल ऐड करता है जिसमें CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बन कंपाउंड तो है पर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसा कि हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कंपाउंड की स्टडी, हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी अटैच हो और कार्बन, ये दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड हो, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें कार्बन तो है, देखें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो मौजूद है पर इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। दैट इज वाई ये जो है ये है इनऑर्गेनिक। ओके, इनऑर्गेनिक के अगर कुछ और भी एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं हम लोग, CO, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये भी इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन तो है पर इसमें हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसीलिए CO2 भी इनऑर्गेनिक है और CO भी इनऑर्गेनिक है।
ओके नाज़रीन, अब थर्ड ब्रांच हम पढ़ेंगे, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रांच नंबर 3। जैसे कि पहले हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी हैं। पहली ब्रांच हमने पढ़ी थी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? It is the study about compounds that are generally obtained from non-living organisms. नॉन-लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो कंपाउंड हम ऑब्टेन करते हैं उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। स्टडी अबाउट ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मिसाल, for example, there is sodium chloride. It's inorganic molecule. There are multiple molecules like WH2O, water is also inorganic. So उन कंपाउंड्स की स्टडी, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो कोई मसला नहीं है, कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो चल जाता है, मसला नहीं है। पर शर्त ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग ना हो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है पर हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये इनऑर्गेनिक है। और NaCl को अगर हम देखें, ये दोनों अपना क्लोरीन और सोडियम मिलके ये सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, ये भी इनऑर्गेनिक है। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे देखें, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिला और इसने बना दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इन कंपाउंड की स्टडी को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम चलेंगे ब्रांच नंबर 4 के पास, जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज स्टडी अबाउट मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, quality and quantity of compound. For suppose we have been given a compound that is C6H12O6. This is chemical formula of glucose. अब इसमें हम क्या करेंगे? उन मेथड्स की स्टडी करेंगे जिन मेथड की मदद से हम उसका काइंड उसकी मालूम कर रहे हैं, उसकी हम क्वालिटी मालूम कर रहे हैं, इसका काइंड मालूम करेंगे, क्वालिटी मालूम करेंगे या फिर क्वांटिटी मालूम करेंगे। इन मेथड्स या फिर टेक्निक्स की स्टडी को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, ब्रांच नंबर 5 इज बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, लाइफ से मुराद सेल, सेल से मतलब लिविंग। ओके, अब क्या है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, स्टडी अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो सेल में अहम रोल प्ले करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी को कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, बेटा कार्बोहाइड्रेट जो होता है सेल में मौजूद होता है, सेल स्पेशली सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन रोल है, ये मेन एनर्जी सोर्स है सेल का। सेल को भी काम करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। वो जो सेल को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज का अहम रोल है। ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ सेरिब्रोसाइड ब्रेन में भी एग्जिस्ट करता है। तो ग्लूकोज हो गया, सेकंड पे प्रोटीन, उसके बाद लिपिड, ये सेल के अहम पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को इस्तेमाल करके सेल जो है अपनी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ या जो सेल की जो फिजियोलॉजी है वो इन कंपाउंड से, इन बायोमॉलिक्यूल से रेगुलेट होती है। ओके, अब हम ब्रांच नंबर 6 पे चल रहे हैं, जो ओके डियर, तो अब हम चल रहे हैं ब्रांच नंबर 6 में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट इज स्टडी अबाउट केमिकल प्रोसेसेस। व्हाट?
केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में जिन केमिकल्स को प्रोसेस किया जाता है, फॉर सपोज जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीन के काफ़ी सारे यूजेस हैं। क्लोरीन एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ होता है। क्लोरीन को ब्यूटिफिकेशन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन को प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो क्लोरीन का बनना होता है ना इंडस्ट्री में, इनको प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। इन प्रोसेस की स्टडी को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और ब्रांच नंबर 7 इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेटा ब्रांच नंबर 7 इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। व्हाट इज वर्ड न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस। वर्ड न्यूक्लियर मीन जैसा कि ये जो इसका नाम है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये अपने नाम से भी इसकी खुद को डिफाइन कर रहा है। इसमें सेल्फ डेफिनेशन मौजूद है। न्यूक्लियर से मुराद है न्यूक्लियस। अब एटम्स के फॉर सपोज ये एटम है, ओके, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस आती हैं, फिशन रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में चेंजेस आती हैं। ये जो न्यूक्लियस में चेंजेस आ रही है ना, इन चेंजेस की स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे ब्रांच नंबर 8, दैट इज एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंटल मीन एनवायरनमेंट। अब ये जो टर्म है ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये टर्म खुद को एक्सप्लेन कर रहा है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम उन केमिकल्स की स्टडी करते हैं। वो केमिकल हम पढ़ते हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर या फिर प्लांट्स के ऊपर हो। फॉर सपोज जैसा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग का ट्रेंड चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे कंट्रोल किया जाए ताकि आने वाली नस्लों का बचाव किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को हम फेस कर सकें। ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना केमिकल्स का लिविंग के ऊपर, इस इम्पैक्ट और इस इंटरेक्शन की स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद लास्ट ब्रांच पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। वर्ड पॉली मीन मेनी आर मोर, मेरिक मीन यूनिट। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट मिलके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसमें होता क्या है, एक मोनोमर, फॉर सपोज एक मोनोमर ये कंबाइन होता है दूसरे मोनोमर से, तो ये आके बनाते हैं पॉलीमर। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट मिलके एक बड़ा सा यूनिट बना रहे हैं, इस जो बनावट को कहते हैं हम पॉलीमराइजेशन, और इनकी स्टडी को कहते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। साइंटिफिक अप्रोच से मुराद है कि केमिस्ट्री में साइंस की मदद लेके कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशन। जैसा कि अब जो ये ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि हर चीज़ को देखने के लिए जो बेसिक टूल होता है ना, जैसा कि हम किसी भी गाड़ी को खोल रहे हैं तो उसमें जो बेसिक टूल्स होते हैं ना, उनकी मदद लेके हम गाड़ी का इंजन खोल सकते हैं, गाड़ी को मुकम्मल चेक कर सकते हैं। बिल्कुल साइंस में भी यही है। साइंस के अंदर भी टूल्स पाए जाते हैं। जो उसमें बेसिक टूल है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, उसकी जस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, फिजिकली उसको देखा जाता है कि ये बॉडी कैसे है, कि उसकी मतलब एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। और ऑब्जर्वेशन के बाद ये मरला जब मुकम्मल हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, फिर हम चले जाते हैं हाइपोथेसिस में। अब हाइपोथेसिस में क्या होता है, हाइपोथेसिस में टेंटेटिव स्टेटमेंट दी जाती है। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट से मुराद है तुक्का। इसमें क्या होगा, सपोज एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, ओके, डॉक्टर को वो कंप्लेन करेगा कि मुझे सर में दर्द है, मुझे कभी फीवर आ रहा है, कभी जा रहा है, मतलब जो भी उसकी तकलीफ है वो बताएगा डॉक्टर को कि मुझे फला टाइम फीवर होता है। जब फीवर हो जाता है तो 103, 4, 5 पे चला जाता है। तो ये क्या कर रहा है, डॉक्टर जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप जब वो मुकम्मल कर लेगा ना अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर लेगा, तो डॉक्टर फिर सोचेगा क्या पता, अब वो फिर डॉक्टर अंदाज़ा लगाएगा यार इसमें जो साइंस नज़र आ रही है ना, ये साइंस एक मलेरियल पेशेंट की भी है। अब ये जो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि ये मलेरियल पेशेंट की हो सकती है, इसका मतलब इसको मलेरिया हो सकता है।
अब ये जो अंदाजा बता रहा है, ये जो तुक्का लगा रहा है, ये जो टेंटेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, ये जो हाइपोथेसिस दे रहा है, इस हाइपोथेसिस को आगे चल के ये प्रूफ करेगा, जाके फॉर सपोज लेबोरेटरी वाले को बुलवाएगा, वो ब्लड लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा तो वहाँ पे वो ब्लड को चेक करेगा, देखेगा इसके ब्लड में अगर प्लाज्मोडियम मौजूद है तो वो आके डॉक्टर साहब को रिपोर्ट में बता देगा कि इस पेशेंट को मलेरिया है क्योंकि इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो इससे क्या होगा, जब ये बात तय हो जाएगी कि जिस भी इंसान के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, इसका मतलब उसको मलेरिया है ही। अब ये जो कमिटेड बात हो गई, कौन सी एग्जैक्ट बात है ये। अब थ्योरी और हाइपोथेसिस में ये फर्क है, जो थ्योरी में जो बात होगी वो एग्जैक्टली होगी, थ्योरेटिकल होगी वो बात, उसमें उसमें प्रूफ्स है बहुत ज्यादा। हाइपोथेसिस में क्या था, वो सिर्फ तुक्का था। अब डॉक्टर ने चेक कर लिया कि इस पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, इसका मतलब इसको मलेरिया है, तो ये डॉक्टर अपने ज़हन में रखेगा, ये थ्योरी देगा। दूसरा पेशेंट ले लेगा, दूसरे पेशेंट का फिर ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट कराएगा, अगर उसके भी ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद रही तो डॉक्टर साहब ये थ्योरी देगा कि जिस भी बंदे के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, इसका मतलब उस बंदे को मलेरिया है। तो ये डॉक्टर साहब क्या करेगा, अब इसको थ्योरेटिकली बताएगा। मतलब ये जो पहले ऑब्जर्वेशन थी, हाइपोथेसिस था, ऑब्जर्वेशन के बाद आके चला हाइपोथेसिस को बाद में कन्वर्ट किया यहाँ पे थ्योरी में। थ्योरी के बाद आता है लॉ। अब क्या होता है कि ये एक लॉ बन जाएगा, जैसे कि हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे, अब ये भी एक उनकी तरह, या फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह अब एक लॉ बन जाएगा। लॉ ये बन जाएगा कि ये कानून बन जाएगा कि जिसके भी ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है उसको मलेरिया है। और लॉ के बाद आखिरी स्टेज होता है, वो होता है प्रिंसिपल। ये अपर लेवल में पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल, तो हम इसको अभी यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक लॉ तक ही जाना है। तो डियर, ये थी साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में साइंटिफिक अप्रोच ऐसे होती है, पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के बाद जो दूसरा मरला होता है वो होता है थ्योरी हाइपोथेसिस का, हाइपोथेसिस के बाद तीसरा मरला आता है थ्योरी का, एंड आखिरी जो मरला है केमिस्ट्री में वो है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ के बाद फिर तो बात ही नहीं बनती। अब देख, थ्योरी यहाँ पे कभी कभार गलत हो सकती है, का लॉ गलत नहीं होगा, थ्योरी हो सकती है। जैसे कि एरिस्टोटल ने शुरुआत में आके बताया था कि मेल और फीमेल में डिफरेंस की बात चली थी, काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी, जैसे कि सेल की थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी पहले आ गई थी, सेल के बाद फिर डेनावो स्ट्रक्चर का मसला हुआ था, फिर वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई। अब थ्योरी में अमेंडमेंट हो सकती है, मतलब थ्योरी गलत हो सकती है। अगर थ्योरी साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट हो जाती है फिर थोड़ा मुश्किल है, होती है पर मुश्किल है। तो ये थी हमारी साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री के नाजरीन। तो यहीं पे चैप्टर नंबर 1 हुआ कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। कुछ ही देर में हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में जितने भी लॉज आते हैं 4-5 है, वो हम कवर करेंगे, और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अब जल्दी अपना कोर्स मुकम्मल कर लें। सो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।